नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लिट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में देखेंगे आरबीआई का जो छठा बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ, उसके क्या परिणाम निकल कर आए। यह फिनंशियल ईयर 21 का आखिरी बाई मंथली मीटिंग था। जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है वो बाई मंथली होती है, तो उस लिहाज से यह 6th मीटिंग था, मतलब कि ये आखिरी। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो यह जो फरवरी में एमपीसी मीटिंग हुआ और उसके परिणाम आए, यह फरवरी और मार्च के लिए वैलिड है। फिर अप्रैल में मीटिंग होगा तो वह FY22 के लिए वैलिड होगा, अप्रैल और मई के लिए। दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी जो है यह इंस्टीट्यूटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और किस सेक्शन के अंतर्गत यह आता है, तो सेक्शन 45ZB ऑफ द आरबीआई एक्ट, जो कि अमेंडेड हुआ था 1934 में। सबसे पहली बार 2016 में यह मीटिंग हुआ था और यह मीटिंग 2 दिनों के लिए चला था, अक्टूबर 3-4 के आसपास। उसके बाद से यह मीटिंग बाई मंथली शुरू हुआ और अभी जो यह मीटिंग चला है यह 3 दिनों के लिए चला है। तो इसको विस्तार में देखेंगे आखिर ये सारी बातें हैं क्या। सबसे पहले आपको बता दें, यह हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 1 है। आपको इन सारे के आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपने हमारे पिछले 2 वीडियो देखे हैं, जो कि फरवरी वीक 1 पे था और एक था बजट पे, तो ये सारे क्वेश्चंस उन्हीं में से लिए गए हैं। तो इसको अटैम्प्ट करें और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। पहला क्वेश्चन है, पोंग डैम लेक कहाँ पे सिचुएटेड है। तो पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, आपको बताना है। फिर है कि स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर लोकेटेड है, उसका हेडक्वार्टर, और कौन से नेशन इसमें इन्वॉल्व हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसरो गगनयान फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस मिशन कब लॉन्च करने वाला है। चौथा है कि मित्रा स्कीम किस सेक्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि म्यांमार का आपको कैपिटल बताना है, करेंसी बताना है और वहाँ के आर्मी का नाम बताना है। फिर छठा नंबर, युद्ध अभ्यास 2.0 अभी राजस्थान में चल रहा है, तो भारत और किस नेशन के बीच यह एक्सरसाइज कंडक्ट हो रहा है और भारत के आर्मी चीफ अभी कौन है। क्वेश्चन नंबर 7, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में टॉप किस कंट्री ने किया है। फिर से आपको बताना है कि भारत का रैंक क्या है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में और इसको कौन रिलीज करता है। फिर से आपको बताना है कि भाविया लाल को किस स्पेस एजेंसी ने चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। और आखिरी क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो फाइनल होना है उसका वह कहाँ पे होगा। यह जून 2021 में होना है, तो किस वेन्यू पे यह फाइनल होगा क्रिकेट का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। और 11th नंबर क्वेश्चन आप यह भी बता देना कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ पे हो रहा है, इसका वेन्यू कहाँ है। सिडनी है, मेलबर्न है, पर्थ है या फिर ब्रिस्बेन। दोस्तों, बढ़ते हैं और देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो यह इतनी जो हाईलाइट्स है, ये 8 पॉइंट, इसी को डिस्कस किया जाएगा काफ़ी विस्तार में। तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आरबीआई से लेकर कोई भी एग्ज़ाम के लिए यह काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बेहद आपको मज़ा आएगा। दोस्तों, आखिर एमपीसी मीटिंग जो है उसका पर्पस क्या है। तो चक्रवर्ती कमेटी के हिसाब से एमपीसी कमेटी का मेन पर्पस है प्राइस स्टेबिलिटी, देश का जीडीपी को ग्रोथ करना। मोटा मोटी तौर पे जो देश की ज़रूरत होती है उस वक्त उस पर एमपीसी काम करता है। तो अभी फ़िलहाल मुख्यतः 2 चीज़ों पे काम करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए, मतलब कि प्राइस स्टेबिलिटी, और दूसरा हो गया जीडीपी ग्रोथ, कंट्री के जीडीपी ग्रोथ के लिए। अभी जो एमपीसी मीटिंग हुआ इसमें 6 लोग थे, 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं, 3 भारत सरकार की तरफ से। तो जो आरबीआई की तरफ से थे शक्तिकांत दास, मृदुल सागर और माइकल पात्रा। वहीं सरकार की तरफ से असीमा गोयल, जयंत वर्मा और शशांक भिड़े। तो यह मेन हाइलाइट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट के। पहला है कि पॉलिसी रेट जो इस बार रहा वह अनचेंज्ड रहा, मतलब कि रेपो रिवर्स रेपो जो पहले था वह अभी भी है, एकोमोडेटिव स्टांस है। दूसरा था कि सीआरआर का जो नॉर्मलाइजेशन होगा वह 2 स्टेप्स में होगा। कोविड के टाइम सीआरआर 4% से घटाकर 3% किया गया था, तो उसको 3 से 4 फिर 2 स्टेप में लाया जाएगा। मतलब वही है कि सीआरआर को फिर से नॉर्मल किया जाएगा। फिर है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। पहले आरबीआई जो है वह सरकार के बॉन्ड्स को खरीदती थी और मार्केट में घुमाती थी और सरकार को लोन देती थी, लेकिन अब क्या है कि
आप भी अगर चाहें तो ई कुबेर पे अपना अकाउंट खोलकर गिल्ट अकाउंट और डायरेक्टली आप सरकार के जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है उसको आप खरीद सकते हैं। फिर है कि TLTRO, अब उसमें NBFC भी इंक्लूड होगा। बैंकिंग को पिछले ही साल बैंकिंग को इंक्लूड किया गया था, इसके बारे में भी देखेंगे। फिर RBI का रियल GDP प्रेडिक्शन है 10.5%। फिर RBI ने बोला है कि वो अपना एक डिजिटल करेंसी लाएगा, जैसा कि चाइना ने भी अभी लाया है। फिर बैड बैंक के बारे में कुछ बातें की गई और NBFC रेगुलेशन के बारे में। तो इन सबको विस्तार में देखते हैं। सबसे पहले पॉलिसी रेट्स अनचेंज्ड। दोस्तों, रेपो रेट अभी भी 4% है और रिवर्स रेपो रेट 3.35%। आपको पता है कि जब कोई बैंक है RBI से पैसे लेगी, उसके रूप में बैंक जो है कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज RBI को कोलेट्रल के रूप में रखती है और यह नन SLR जीसेक होता है। तो उसके बाद जब बैंक वापस उस जीसेक को लेती है तो RBI उस पर इंटरेस्ट लेता है जो कि 4% है। रेपो का मतलब रीपर्चेज एग्रीमेंट। और इसी का अगर उल्टा होता है, बैंक के पास अगर सरप्लस पैसा है तो RBI को पार्किंग कर देती है वो सारा पैसा और उस पर अपना इंटरेस्ट कमाती है जो कि कम होता है 3.35%। तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 0.65%। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है? MSFR ये है कि अगर बैंक चाहे तो अगर RBI से पैसे लेना तो वो क्या है कि अपना जो जीसेक है SLR वाला उसको कोलेट्रल के रूप में दे सकता है और फिर उस कमर्शियल बैंक में जितने भी पैसे डिपॉजिट हैं, NDTL जो बोलते हैं, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, आप इसको याद रखना, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। उसका एक X% अमाउंट तक वह RBI से पैसे ले सकता है। ये सब शॉर्ट टर्म बोरोइंग होते हैं। और वही बैंक रेट क्या होता है कि अगर कोई बैंक चाहे RBI से पैसा लेना और अगर वह CRR SLR में उसने कोई पैसा नहीं रखा है तो RBI उस पर 4.25% का ब्याज दर उस पर चार्ज करेगा। ऐसा होता नहीं है, मेजरली आजकल ट्रेंड में ये है कि RBI को जब किसी बैंक पे पेनल्टी लगाना होता है जिसने CRR और SLR के नॉर्म्स को ब्रीच किया है तो उस पर RBI 4.25% के रूप में ब्याज ठोकती है। तो दोस्तों, वहीं पे अगर कॉरिडोर विड्थ की बात करें तो जो MSF और रेपो, MSFR यह हमेशा रेपो से 0.25% ज़्यादा होता है और रिवर्स रेपो और रेपो में डिफरेंस है 0.65। तो इस पूरे को ऐड कर देते हैं तो 0.25 और 0.65 या 90 BPS होगा। 100 BPS बराबर 1% होता है। मतलब अभी जो कॉरिडोर विड्थ है वह है 0.9%। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप इसको सॉल्व कर लेना। फेज 2 में पूछा जा सकता है RBI ग्रेड बी के। बढ़ते हैं आगे। CRR मतलब कि कैश रिजर्व रेशियो नॉर्मलाइजेशन इन 2 स्टेप्स। 2 रिजर्व रेशियो होते हैं, CRR और SLR। CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशियो। कोई बैंक में अगर 100 रुपये आते हैं तो उसका 3% उसको कैश के रूप में रिजर्व रखना पड़ता है, उस पर बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिलता है। वहीं SLR होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। उसमें होता है क्या है कि बैंक को 18% उस 100 रुपये का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गोल्ड के फॉर्म में रखना होता है और उस पर बैंक ब्याज कमाती है। तो वहीं पे कोविड के कारण बैंकों का CRR 4% से 3% किया गया था ताकि बैंक के पास पैसे आए तो वह मार्केट में घुमाएंगे तो मार्केट में लोगों को पैसा मिलेगा, डिमांड क्रिएट होगा वगैरह वगैरह। तो इसको फिर बोला गया है कि मार्च में ऑटोमेटिक 3.5% हो जाएगा और मई में 4% फिर से हो जाएगा। तो यह CRR फिर से नॉर्मल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तीसरा है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड। अभी तक क्या होता था कि अगर सरकार को पैसे चाहिए तो RBI उसको डायरेक्ट लोन देता था और बदले में RBI सरकार का जीसेक रख लेता था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फिर उसको घुमाता था। अगर आम इंसान चाहे जीसेक में इन्वेस्ट करना तो म्यूचुअल फंड के थ्रू या किसी और माध्यम के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। जीसेक एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे।
बट अब आरबीआई ने एक ऐसा फैसिलिटी लाया है जिसका नाम है रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी। इसमें क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर को भी अब एक्सेस मिलेगा कि वह जीसेक में डायरेक्टली अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब कोई आम इंसान चाहे तो ई कुबेर जो आरबीआई का पोर्टल है उसके थ्रू भारत सरकार का जो जीसेक है वो खरीद सकता है। इसका रोड मैप और कैसे होगा वह आगे अनाउंस होगा। बढ़ते हैं आगे। TLTRO दोस्तों, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मतलब रेपो में क्या होता है कि बैंक जो है वह 15 दिन या 30 दिनों के लिए ही पैसे आरबीआई से लेती है एक किसी ब्याज दर पे जो कि रेपो रेट है। वहीं पे अगर यह जो ड्यूरेशन है 3 साल का हो जाए या 4 साल का हो जाए तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, तो ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन हो गया। और वहीं पे अगर बैंक को यह एक और क्राइटेरिया जोड़ दिया जाए कि आपको इस पैसे का एक अमाउंट किसी अन्य जगह घुमाना है, जैसे किसी NBFC में घुमाना है या फिर PMC बैंक में या ILFS में घुमाना है, तो एक और क्राइटेरिया जुड़ जाता है, तो टारगेटेड हो जाता है। तो वही है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। इसमें बैंक को इंक्लूड किया गया था, अब NBFC को भी इंक्लूड कर दिया गया है। फंड फ्रॉम बैंक थ्रू द TLTRO स्कीम will now available to NBFCs. Access to fund for banks under MSF extended by 6 month। तो हमने भी देखा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू जो बैंक को मिलेगा फंड वह 6 महीने से एक्सटेंड कर दिया गया है। और HTM लिमिट्स वुड बी रिस्टोर्ड इन ए फेज्ड मैनर फ्रॉम क्वार्टर एंडिंग जून 2023। तो आप इसको याद रखना, आपको बताना है कि HTM का फुल फॉर्म क्या है। आपके लिए यह क्वेश्चन है आज का। बढ़ते हैं आगे। आरबीआई प्रोजेक्ट्स फिनेंशियल ईयर 2022 रियल GDP एट 10.5% और CPI इन्फ्लेशन 5.2% इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 21। तो Q4 में जो CPI इन्फ्लेशन रहा, महंगाई, वह 5.2% रहा। MPC का एक काम जो है प्राइस स्टेबल रखना, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल रखना, 2% से 6% के बीच में उसको रखना होता है। तो वही है 5.2% रहा है Q4 में। और अगले साल आरबीआई ने बोला है कि 10.5% देश का रियल GDP होगा। नॉमिनल में इन्फ्लेशन वगैरह जुड़ जाता है तो यह ज़्यादा हो जाता है। IMF ने भी यही बोला है कि 11.5% रहेगा। तो IMF ने 11.5 बोला है और इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि वी शेप्ड रिकवरी होगा और 11% रहेगा। तो 0.5 का डिफरेंस है। IMF 11.5, इकोनॉमी सर्वे 11% और आरबीआई 10.5%। फिजिकल डेफिसिट जो टारगेट है इस बार सरकार का वह 6.8% है और उसके लिए सरकार 12 लाख करोड़ रुपया मार्केट से बोरो करने वाली है। इसको हमने बजट में देखा था। बढ़ते हैं आगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो सरकार चाहता है कि अब डिजिटल करेंसी लाए। अभी तक देश में क्रिप्टो करेंसी जैसे के अंदर बिटकॉइन, लिटकॉइन, इथेरियम जैसे चीज़ें आती है, उसको रेगुलेट करने की इजाज़त नहीं दी गई है। कुछ कंट्रीज़ में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाता है, बट सरकार ने अभी भारत में बैन कर रखा है। और सरकार चाहती है कि वो अपना खुद का डिजिटल करेंसी निकाले, जैसा कि चाइना में डिजिटल युआन है। तो आपको बता दें कि डिजिटल करेंसी इज़ नॉट नेसेसरली सेम एज क्रिप्टो। तो ज़रूरी नहीं कि डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी के जैसा ही हो। दिस में नॉट बी म्यूजिक टू क्रिप्टो फैंस, बट यू कैन हैव डिजिटल वर्जन्स ऑफ फिएट विदाउट क्रिप्टो। ठीक है। चाइना में क्या है कि चाइना डिजिटल युआन इज बिल्ड फॉर सर्वेलियंस पर्पस एंड अनलाइक बिटकॉइन ओनली दे कैन टेल वेदर इट इज़ काउंटरफिट और नॉट। तो बिटकॉइन में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ये होता है, तो हर एक को पता चल पाता है कि काउंटरफिट अगर कुछ है तो पता चल जाता है, क्योंकि यह सारा जो फाइनेंस का सिस्टम होता है इसमें यह काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड होता है। बट चाइना की सरकार ने क्या कर रखा है कि किसी टाइप का एक सिस्टम तो बना रखा है, बट उसको वो ज़्यादातर सर्विलेंस के पर्पज़ से भी उसको इस्तेमाल करते हैं। तो खैर इसमें देखेंगे भारत सरकार का क्या अप्रोच रहता है। काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है। आपको फिनटेक में मैं इसके बारे में बताऊंगा, यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। बिटकॉइन के जो फाउंडर थे वो थे सातोशी नाकामोटो और इथेरियम के जो फाउंडर है वो हैं वाइटालिक ब्यूटेरिन। तो ये सब आपको मैं फिनटेक में बताऊंगा आगे जाके। फिर है बैड बैंक के बारे में सरकार ने बोला कि बैड बैंक की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है अभी।
बैड बैंक वैसे बैंक होती है जो कि ख़राब एसेट को ख़रीद लेंगे और उसको फिर अपने हिसाब से डील करेंगे। अभी जो भारत का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आया उसमें सारी चीज़ निकल के आई थी कि आरबीआई के स्ट्रेस टेस्ट में ये पता चला था, स्ट्रेस टेस्ट में, कि बैड लोन रेशियो जो है विल राइज टू 13.5% बाई सितंबर 21, द हाइस्ट सिंस 2000। एज ऑफ सितंबर द टोटल अमाउंट ऑफ बैड लोन्स स्टूड एट 106 बिलियन US डॉलर। तो आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा बैड लोन हो गया है और इसी के लिए बैड बैंक की बात की जा रही है। तो यह भी एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो अलग से बनाया जाएगा। एग्जाम पर्पज़ से आपको ये डेटा याद रखना ज़रूरी है कि इंडिया 1.86 ट्रिलियन फिनेंशियल सिस्टम, भारत के फाइनेंशियल सिस्टम इतना उसका साइज है। और यह क्या क्या हुआ है, इंटर द पैंडेमिक ऑलरेडी वीकेंड बाई अबाउट 140 बिलियन डॉलर ऑफ बैड लोन्स at its banks and a liquidity crisis at so-called shadow banks that started in 2018। तो रघुराम राजन ने जो इसको क्रैक किया था, किस तरह एनपीए वगैरह की सारी बातें की गई थी, वहाँ से चीज़ें निकल कर आया था। और अभी बैड बैंक बनाने के बाद काफ़ी टाइम से किया जा रहा है बट अभी तक बना नहीं है। इससे पहले भी काफ़ी कानून बनाए गए थे बट कारगर नहीं रहा। खैर बढ़ते हैं आगे और आखिरी पॉइंट पे चलते हैं और वो क्या है, एनबीएफसी रेगुलेशन। तो आरबीआई ऑफ इंडिया इज सजेस्टिंग एन ओवरहॉल ऑफ रेगुलेशंस गवर्निंग द कंट्रीज लार्ज एंड वाइड रेंजिंग नॉन बैंक लेंडिंग सेगमेंट। तो सरकार चाहती है कि बैंक का जिस तरह रेगुलेशन होता है उसी तरह द लार्जेस्ट 25-30 एनबीएफसी का भी हो। द लार्जेस्ट 25-30 एनबीएफसी विल बी सब्जेक्टेड टू द बैंक लाइक रेगुलेशन एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो काफ़ी ज़रूरी हो गया है, नहीं तो फिर यहाँ भी घोटाले चलते रहते हैं। इन ए डिस्कशन पेपर द रेगुलेटर कमेंडेड, मतलब आरबीआई रिकमेंडेड दैट एनबीएफसी शुड बी स्प्लिट इनटू 4 कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन देयर साइज एंड सिस्टमेटिक रेलिवेंस फॉर बेटर रेगुलेशन। और 4 कैटेगरी कौन कौन बनाई जाएगी, वह है बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। तो यह मुख्य पॉइंट थे दोस्तों। एक बार फिर से समरी देख लेते हैं। रियल जीडीपी को आरबीआई ने बताया कि 10.5% रहेगा। सीपीआई इन्फ्लेशन Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 में रहा 5.2%। 12 ट्रिलियन सरकार बोरो करेगा क्योंकि फिस्कल डिफिसिट इस साल का 6.8 एस्टिमेट किया गया है FY22 का। और जो डिवाइड एस्टिमेट रहा इस साल का फाइनेंशियल ईयर 21 का, उसमें जो फिस्कल डिफिसिट चला गया वह 9.5% चला गया। बजट मैंने इसको विस्तार से बताया है, आप देख सकते हैं वापस जाके। सीआरआर को किस तरह नॉर्मलाइज किया जाएगा 2 चरणों में। टीआर को एनबीएफसी के लिए भी अब इंक्लूड किया जाएगा इसमें। 1 नेशन 1 अम्बड्समैन बनेगा। फिर है रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी के थ्रू आम इंसान भी अब जीसेक में इन्वेस्ट कर सकता है। जीसेक क्या है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय द गवर्नमेंट टू बोरो मनी, और ये रिजर्व रेशियो और पॉलिसी रेट आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों यह वीडियो पूरा हुआ, आप हमारे कोर्स ज़रूर इनरोल करें। यह आरबीआई फेज 1 के लिए कॉम्बो है, जो आप राइट साइड में देख रहे हैं और लेफ्ट साइड में फुल कोर्स का है। तो आपको जो बढ़िया लगे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फुल कोर्स के लिए जाएं। अगर आपने पहले से ही आरबीआई फेज 1 कॉम्बो ले रखा है तो जो भी डिफरेंस है उसको आप पे करके आप फुल कोर्स अपना अपग्रेड करवा सकते हैं। आप hi@litmo.in या फिर litmo106@gmail.com पे संपर्क करें। हमारे टेलीग्राम पे भी आप ज़रूर जुड़ें और फेसबुक ग्रुप पे भी जुड़ें, बेहतर होगा ताकि सीधा संवाद किया जा सकेगा। तो अपनी फाइट जारी रखें और इस साल जॉब सुनिश्चित करें। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।